हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द राजेंद्र सम्राट एकेडमी। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 4, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा के बारे में किस तरीके से भारत में खाद्य की सुरक्षा की जाती है, मतलब जैसे अनाज हो गया और सब के बारे में तो इसमें बताया है। तो आओ करते हैं स्टार्ट। खाद्य सुरक्षा क्या है? हमारा जो हेडिंग है खाद्य सुरक्षा। जीवन के लिए भोजन उतना ही आवश्यक है जितने की सांस लेने के लिए वायु। कह रहे हैं कि अपने जीवन के लिए हमें वायु जितनी आवश्यकता है, ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा आवश्यक है, उतना ही क्या है, हमें भोजन भी चाहिए। लेकिन खाद्य सुरक्षा मात्र 2 जून की रोटी पाना नहीं है। कह रहे हैं कि मतलब 2 वक्त की रोटी पाना ही खाद्य सुरक्षा हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन खाद्य सुरक्षा बल्कि इससे कहीं अधिक है। कह रहे हैं कि इससे कहीं अधिक है। खाद्य सुरक्षा के निम्नलिखित आयाम हैं। खाद्य उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्य उत्पादन, खाद्य आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक हैं। पिछले वर्ष में कितना हमारे पास बफर स्टॉक में रखा हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहुंच का अर्थ है कि खाद्य प्रत्येक व्यक्ति को मिलता रहे, मतलब सभी व्यक्ति जो हैं उनको मिले आसानी से। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त और पौष्टिक भोजन खरीदने के लिए धन उपलब्ध हो, तब तो वो खरीद पाएंगे आसानी से। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो। तभी खाद्य सुरक्षा होगी जब सबके लिए क्या होगा? पूर्ण। किसी देश में खाद्य सुरक्षा केवल तभी सुनिश्चित होती है जब सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उपलब्ध हो, सभी लोगों के पास स्वीकार्य गुणवत्ता के खाद्य पदार्थ खरीदने की क्षमता हो, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा नहीं हो। खाद्य सुरक्षा हमें जरूरी क्यों है, देखते हैं। समाज का अधिक गरीब वर्ग तो हर समय खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त हो सकता है, परंतु जब देश भूकंप, सूखा, बाढ़, सुनामी, फसलों के खराब होने से पैदा हुए अकाल आदि राष्ट्रीय आपदाओं से गुजर रहा हो तो निर्धनता रेखा से ऊपर के लोग भी खाद्य असुरक्षा से क्या ग्रसित हो जाते हैं। जैसे महामारी कोई फैली, बाढ़, भूकंप आया। 1970 के दशक में खाद्य सुरक्षा का अर्थ था आधारिक खाद्य पदार्थों की सदैव पर्याप्त उपलब्धता, मतलब जितनी ज़रूरत है उसके हिसाब से उनके पर्याप्त सुरक्षा हो, उन्हें मिले, उनकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें जो खाद्य है पूरी तरह से दिया जा सके, खाद्य पदार्थ। आत्मर्य सेन ने खाद्य सुरक्षा में एक नया आयाम जोड़ा और हकदारियों के आधार पर खाद्य तक पहुंच पर जोर दिया। हकदारियों का अभिप्राय राज्य या सामाजिक रूप से उपलब्ध कराई गई अन्य पूर्तियों के साथ साथ उन वस्तुओं से है जिनका उत्पादन और विनिमय बाजार में किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। मतलब उत्पादन और जो उसका विनिमय है किसी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता, उसकी भी पहुंच क्या लोगों तक होनी चाहिए। तदनुसार खाद्य सुरक्षा के अर्थ में काफ़ी परिवर्तन हुआ। विश्व खाद्य शिखर सम्मेलन 1995 में यह घोषणा की गई कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, क्षेत्र, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अस्तित्व तभी है जब सक्रिय और स्वस्थ जीवन व्यतीत करने के लिए आहार संबंधी जरूरतों और खाद्य पदार्थों को पूरा करने के लिए प्राप्त सुरक्षित एवं पौष्टिक खाद्य तथा सभी पदार्थों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच सदैव हो। मतलब ये सारी चीज़ें उनके लिए हमेशा मतलब निरंतर मिलती रहे, तभी हम इसको क्या कहेंगे? खाद्य सुरक्षा है। खाद्य एवं कृषि संगठन 1996, ये खाद्य एवं कृषि संगठन 1996 का जो पृष्ठ 3 पे है, देख लें। इसके अतिरिक्त घोषणा में यह भी स्वीकार किया गया कि खाद्य तक पहुंच बढ़ाने में निर्धनता का उन्मूलन किया जाना परम आवश्यक है। मतलब निर्धनों का सबसे ज़्यादा इसमें मेलजोल होना
चाहिए, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उनको ज़्यादा ज़रूरत है, वो खरीद नहीं पाएंगे, बहुत समस्या उनके पास आएगी। किसी आपदा के समय खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? जैसे कोई भूकंप आ गया, कुछ बाढ़ आ गई, सुनामी आ गई, भूकंप हुआ, महामारी आ गई, त्रासदी हो गई, तो ऐसी समय में कि जो आपदा है वो खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित हो सकती है? किसी प्राकृतिक आपदा जैसे सूखे के कारण खाद्यान्न की कुल उपज में गिरावट आ जाती है। सूखा पड़ गया तो क्या हुआ, खेतों की फसल खत्म हो जाती है। इससे प्रभावित क्षेत्र में खाद्य की कमी हो जाती है। जहाँ सूखा पड़ता है वहाँ के क्षेत्र में क्या है, अनाज की कमी हो जाती है। खाद्य की कमी के कारण कीमतें बढ़ जाती हैं और कीमतें बढ़ने लगती हैं। कुछ लोग ऊंची कीमतों पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद सकते। अगर यह आपदा अधिक विस्तृत क्षेत्र में आती है या अधिक लंबे समय तक बनी रहती है तो भूखमरी की स्थिति पैदा हो सकती है। भूख से मरने वालों की संख्याएं बढ़ सकती हैं, भूखमरी की स्थिति ज़्यादा बढ़ सकती है। व्यापक भूखमरी से अकाल की स्थिति बन सकती है, और ज़्यादा भूखमरी हो गई तो अकाल भी हो जाएगा। अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर मौतें होती हैं, जो भूखमरी तथा विवश होकर दूषित जल या सड़े भोजन के प्रयोग से फैलने वाली महामारियों तथा भूखमरी से उत्पन्न कमजोरी से रोग के प्रति शरीर की प्रतिरोधी क्षमता में गिरावट के कारण होती है। जब भूखमरी आ गई, कुछ खाने को ही नहीं मिलेगा लोगों को, तो क्या करेंगे, जो मिला वही खाने की कोशिश करते हैं। कमजोरी आ जाएगी शरीर में, कमजोरी आ गई तो क्या होगा, उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता, वो खत्म हो जाती है। इससे उनका क्या होता है, बीमार पड़ेंगे, मर जाते हैं, ज़्यादा लोग मरने लगे। भारत में जो सबसे भयानक अकाल पड़ा था वह 1943 का बंगाल का अकाल था। 1943 में बंगाल में अकाल पड़ा था। इस अकाल में भारत के बंगाल प्रांत में 30 लाख लोग मारे गए थे। इसमें जो भारत में बंगाल है उसमें लगभग 30 लाख लोग मारे गए थे, पश्चिम बंगाल में। अब इसको अंडरलाइन कर लेना, यहाँ दिया हुआ है खाद्य सुरक्षा के बारे में। 1938 में उत्पादन जो था, और 85 लाख टन उत्पादन किया गया था, आयात नहीं हुआ था। उसके बाद 39 में 79 लाख टन हुआ था, जिसमें से 4 लाख टन ये निर्यात हुआ था, आयात किया गया था। और कुल मिला के इनका हो गया था 83 लाख टन उपलब्धता इनके पास थी। 1940 में 82 लाख टन इन्होंने उत्पादन किया था और 3 लाख टन इसको आयात, और उसके बाद मिला के सब कितना स्टॉक हुआ, 85, बाहर से भी मंगाया जा रहा है। 1941 में 68 लाख टन, 2 लाख टन मंगाया, 70 लाख टन का ये कोटा हो गया था। और 1942 में 93 लाख टन, और आयात कुछ नहीं हुआ, निर्यात 1 टन, और इनके पास हो गया 92 टन का कोटा रह गया, क्योंकि 1 टन इन्होंने निर्यात कर दिया, मतलब बाहर भेज दिया। 1943 में 73 लाख टन, जिसमें से आयात किया, फिर यहाँ पे कम पड़ गया, तो 3 लाख टन इन्होंने मंगाया गेहूं, और उसके बाद टोटल 79 लाख टन का कोटा हो गया इनके पास। अच्छा, चावल का दे रखा ना, हाँ, चावल की उपज, ये चावल का दे रखा है। हाँ, अब यहाँ ये गांव के लोगों का दिखा रखा है, कुपोषण के शिकार होके कितने कमजोर हो गए हैं। अब खाने को नहीं मिला। यहाँ दिया हुआ राहत केंद्र पर भूखमरी से पीड़ित लोग, 1945 की ये तस्वीर है। और 1943 में बंगाल के अकाल के दौरान पूर्वी बंगाल के चटगांव जिले में गांव छोड़कर जाता हुआ एक परिवार, ये गांव में जब वहाँ पे नहीं खाना पीना मिल रहा था तो ये गांव छोड़ के दूसरे गांव में जाके बसने के लिए सोच रहे थे, मतलब दूसरे जहाँ पे इन्हें रोटी मिल सके। यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है कि क्या आपको मालूम है कि बंगाल के अकाल से सबसे अधिक कौन लोग प्रभावित हुए थे? चावल की कीमतों में भारी वृद्धि से खेतिहर मजदूर, मछुआरे, परिवहन कर्मी और अन्य
अनियमित श्रमिक सबसे अधिक प्रभावित हुए। इस अकाल में सबसे अधिक वही मारे गए थे जो गरीब लोग थे। परियोजना कार्य, भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्र करें। कह रहा है कि ये जो परियोजनाएं हैं, जो उस टाइम में अलग अलग परियोजनाएं चलाई गई थी, तो वो सारी परियोजना का कार्य है। क्या क्या था? भारत में अकाल संबंधी और सूचनाएं एकत्र करें। भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा। तो ये याद रख लेना, भारत में कब हुआ था बंगाल में अकाल? 1943 में अकाल पड़ा था। उसके बाद से अभी तक का कोई ऐसा अकाल नहीं पड़ा है, मतलब इतना बड़ा नहीं पड़ा है जैसा ये है। एक उसके बाद तो फिर वो कोरोना ही महामारी थी, पूरे देश में ही फैल गई थी। क्या आप अकाल पड़ने से पहले दोनों चित्र में दिखाए गए लोगों की जीविका के स्रोत के बारे में अनुमान लगा सकते हैं? खेती खेती ही करते थे, जिससे इन्हें लाचार होना पड़ा। ज्ञात करें कि किसी राहत शिविर में प्राकृतिक आपदा के पीड़ितों को किस तरह की मदद दी जाती थी। ये सारा चीज इन्हें बताना है, तो पढ़ना करना। वो कह रहे यहाँ पे थे हम, भारत में बंगाल जैसा अकाल पुनः कभी नहीं पड़ा, लेकिन यह चिंता का विषय है कि आज भी उड़ीसा में कालाहांडी तथा काशीपुर जैसे स्थान हैं जहां अकाल जैसी दशाएं अनेक वर्षों से बनी हुई है। और ऐसी भी सूचना मिलती है कि वहां भूख के कारण कुछ लोगों की मृत्यु भी हुई है। हाल के कुछ वर्षों में राजस्थान के बारन जिले, झारखंड के पलामू जिले तथा अन्य सुदूरवर्ती क्षेत्र में भूख के कारण लोगों की मृत्यु की सूचना मिली है। अतः किसी भी देश में खाद्य सुरक्षा आवश्यक होती है ताकि सदैव खाद्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। खाद्य असुरक्षित कौन है? यद्यपि भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक प्रभावित वर्गों में निम्नलिखित शामिल हैं। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर हैं। भूमिहीन जो थोड़ी बहुत अथवा नगण्य भूमि पर निर्भर है। पारंपरिक दस्तकार, पारंपरिक सेवा प्रदान करने वाले लोग, अपना छोटा मोटा काम करने वाले कामगार और निराश्रित तथा भिखारी, इन लोगों को क्या है, ये असुरक्षित में गिनती की जाती है। इनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं होती। भीख मांगने वाला कभी मिला नहीं मिला, कोई गारंटी थोड़ी ना, दिन मौसम कैसा हो, नहीं जा पाया, नहीं मिल पाया उसे। सेवाएं प्रदान करने वाले, उन्हें नहीं पैसा मिल रहा है, नहीं हो रहा काम, तो कहाँ से उनके पास होगा? तो ये खाद्य असुरक्षित सुरक्षा में आते हैं। शहरी क्षेत्र में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित वे परिवार हैं जिनके कामकाजी सदस्य प्रायः काम वेतन वाले व्यवसायियों और अनियत श्रम बाजार में काम करते हैं। ये कामगार अधिकतर मौसमी कार्यों में लगे हैं और उनको इतनी कम मजदूरी दी जाती है कि वे मात्र जीवित रह सकते हैं। इतनी कम मजदूरी उन्हें मिलती है कि बस खाली वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, जिंदा रह सकते हैं एक तरह से। हाँ, यहाँ पे पैराग्राफ में दी गई है बॉक्स में, रामू की कहानी। रामू एक गांव का व्यक्ति है, इसकी कहानी बता रहे हैं। रामू रायपुर गांव में कृषि क्षेत्र में एक अनियमित खेतीहर मजदूर के रूप में काम करता था। मतलब नियमित नहीं है, अनियमित है, रेगुलर नहीं है, जिसको रेगुलर नहीं कहा जा सकता। उसका सबसे बड़ा बेटा सोमू 10 वर्ष का है। वह भी गांव के सरपंच सतपाल सिंह के पशुओं की देखभाल करने वाली पाली के रूप में काम करता है। सोमू सरपंच के यहाँ पूरे वर्ष काम करता है और उसे इस काम के लिए सिर्फ 1000 रुपये मिलते हैं। पूरे साल वो काम करता है तो उसे 1000 रुपये सिर्फ मिलते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या हुआ, अनियमित और एक तरह से वो असुरक्षित ही हुआ खाद्य में।
1,000 रुपये पूरे साल में बहुत कोई मायने नहीं रखता। रामू के तीन और बेटे और 2 बेटियां हैं, लेकिन वे अभी बहुत कम उम्र के हैं और वे खेती में काम नहीं कर सकते। रामू की पत्नी सुनहरी भी पशुओं की सफाई करने और गोबर हटाने का काम अंशकालीन करती है, मतलब कभी कभी वो किया करती है। उसे अपने रोजाना काम के बदले आधा लीटर दूध और सब्जी के साथ कुछ पका खाना मिलता है। जैसे वो जाती है तो आधा लीटर दूध मिल जाता है उसे, और इतने बच्चों में आधा लीटर दूध का तो कोई मतलब ही नहीं होता। और थोड़ी सब्जियां मिल जाती है, कच्ची सब्जी, और पका हुआ कुछ खाना भी मिल जाता है। इससे उनका अपना रोज का चल जाता है। इसके अलावा व्यस्त मौसम में वह अपने पति के साथ मिलकर खेती में काम करती है। जब खेती का टाइम आ जाता है तो वो क्या करती है, अपने पति के साथ, जैसे सीजनली एक तरह से उनका काम होता है। जब अपना काम आ गया, मौसम आ गया, तो अपने घर का काम खेती में कर लग जाती है, करती है, और उनकी आमदनी बढ़ जाती है। कृषि एक मौसमी कार्य है और रामू को केवल बुआई, पौधारोपण और फसल की कटाई के समय काम मिलता है। जब खेती का समय शुरू होता है तभी उसे काम मिलता है। वह वर्ष में फसल तैयार होने और पकने तक की अवधि के दौरान लगभग 4 महीने बेरोजगार रहता है, मौसमी बेरोजगारी। तब वह दूसरे कार्यों में काम की तलाश करता है। कभी कभी इसे ईंट भट्ठे में या गांव में चल रहे निर्माण कार्यों में काम मिल जाता है। जो लोगों के पास नहीं होता, फिर खेती होती करने के बाद ये फ्री हो जाते हैं तो क्या करते हैं, ज़्यादातर भट्ठों में काम कर लिया करते हैं, जहाँ पे ईंटें बनती है। वहाँ पे खाली होती है जगह, तो ये लोग वहाँ काम कर लिया करते हैं, या तो कहीं जाके दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। रामू अपने इन प्रयासों से नगद या फिर वस्तु के रूप में इतना कमा लेता है कि जिससे वह अपने परिवार के 2 जून के भोजन के लिए जरूरी चीजें जुटा सके। बहरहाल जब वह कहीं काम पाने में असफल रहता है तो उसे और उसके परिवार को वास्तव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब उसे काम नहीं मिलता तो वो कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ता है, और कभी कभी उसके छोटे बच्चों को भूखे पेट ही सोना पड़ता है। कभी कभी ऐसे हालात हो जाते हैं कि उसके छोटे बच्चे जो हैं वो भूखे पेट भी सोते हैं। परिवार को दूध तथा सब्जियां भोजन के साथ नियमित रूप से नहीं मिलती हैं। जब वो काम पे जाती है तभी वो मिलती थी, और नहीं तो नहीं मिल पाती। रामू कृषि कार्य की मौसमी प्रकृति के कारण अपनी बेरोजगारी के 4 महीनों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित रहता है। जब उसे काम नहीं मिलता तो क्या होता है, खाद्य की दृष्टि से वह असुरक्षित रहता है। यहाँ दूसरा है अहमद की कहानी। अब अगले पेज पे हमें अहमद की कहानी मिलती है, जो शहर में है। रामू तो गांव में था, अहमद शहर में है। अहमद बैंगलोर में रिक्शा चलाता है। वह अपने 3 भाइयों, 2 बहनों और बूढ़े माँ बाप के साथ झुमरी तलैया से आया है। झुमरी तलैया से वो वहाँ गया है, बंगलोर गया। वह एक झुग्गी में रहता है। इतना बड़ा तो उसके पास मतलब था नहीं, तो झुग्गियाँ डाल के ही रह रहा है। उसके परिवार के समस्त सदस्यों का पालन पोषण रिक्शा चलाने से होने वाली उसकी प्रतिदिन की आय पर निर्भर करता है। बहरहाल उसका रोजगार सुरक्षित नहीं है और उसकी आय प्रतिदिन घटती बढ़ती रहती है। अब रिक्शा चलाने वाले के लिए कभी 10 रुपये ज़्यादा मिल गए, कभी कम मिल गए, तो कोई कहा नहीं जा सकता। कभी कभी वह इतना कमा लेता है कि समस्त दैनिक आवश्यकताओं की चीज़ें खरीदने के पश्चात अपनी आय में से कुछ बचा लेता है। अन्य कुछ दिनों में वह मुश्किल से इतना ही कमा पाता है कि जिससे वह दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीद सके। कभी कभी ज़्यादा पैसे हो जाते हैं, कभी कभी कम ही रह जाते हैं, कभी अच्छे से कमा नहीं पाता। सौभाग्यवश अहमद को एक पीला कार्ड प्राप्त है। पीला कार्ड गरीबी रेखा से नीचे, ठीक, क्योंकि अलग अलग है, लाल, पीला और सफ़ेद, नीला, ये सब कई तरह से कार्ड है, देखेंगे उसे आगे। जो निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों को पीडीएस कार्ड के लोगों का पीडीएस कार्ड है। इस कार्ड से अहमद अपनी दैनिक जरूरतों के उपभोग के लिए पर्याप्त मात्रा में गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी का तेल प्राप्त कर लेता है। जो गरीबी रेखा से नीचे उन्हें गेहूं, चावल, चीनी और भी चीज़ें, जो मिट्टी का तेल वगैरह, ये सब मिल जाता है।
वह इन चीज़ों को बाजार की कीमत से आधी कीमत पर प्राप्त कर लेता है। वह अपना मासिक भंडार उस विशेष दिन खरीदता है जिस दिन दुकान निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों के लिए खुलती है। इनका एक स्पेशल दिन होता है कि हाँ, कार्ड वाले हैं जो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं उनको मिलता है, तो उसमें आधा रेट मिल जाता है। अक्सर ये राशन की दुकानों पर ही होता है, लेकिन बेंगलोर वगैरह में, साउथ में ऐसा दुकानों पर भी है। इस तरह अहमद अपनी इस अपर्याप्त आय से अपने बड़े परिवार का किसी तरह पालन पोषण कर रहा है, जहां वह अकेला कमाने वाला सदस्य है। शहर में इतनी सुविधाएं हैं कि ताकि वो अपना बड़े परिवार की भी सुविधा, भोजन और सारी सुविधा जरूरत की पूरी कर लेता है। खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ सामाजिक संचार भी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा की में भूमिका निभाती है। कह रहे हैं कि खाद्य पदार्थ खरीदने में असमर्थता के साथ साथ सामाजिक जो संरचना भी है जो खाद्य दृष्टि से असुरक्षा की भूमिका निभाती है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के कुछ वर्ग, इनमें से निचली जातियां का या तो भूमि का आधार कमजोर होता है या फिर उनकी भूमि की उत्पादकता बहुत कम होती है। या तो उनके पास ज़मीनें नहीं होती, अगर ज़मीन होगी तो उनके पास ऐसी ज़मीनें होती है जहाँ का उपजाऊ बहुत कम होती है। वे खाद्य दृष्टि से शीघ्र असुरक्षित हो जाते हैं। वे लोग भी खाद्य की दृष्टि से सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं जो प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित होते हैं और जिन्हें काम की तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ता है। वो उसके अब क्या है कि जैसे बाढ़ आ गई तो इसकी वजह से उन्हें उनका नुकसान हो गया, फसलें चली गई, या तो फिर काम की दृष्टि से उन्हें कभी इधर कभी उधर इधर उधर भटकना पड़ता है, सही काम नहीं मिल रहा होता है। तो कुपोषण से सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। अगर कुपोषण का शिकार होती है तो सबसे अधिक महिलाएं प्रभावित होती हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है क्योंकि इससे अजन्मे बच्चों को भी कुपोषण का खतरा रहता है। खाद्य असुरक्षा से ग्रस्त आबादी का बड़ा भाग गर्भवती तथा दूध पिला रही महिलाओं तथा 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का है। कह रहे हैं कि जो मतलब जिनके छोटे बच्चे हैं उन महिलाओं का और 5 साल की उम्र से कम के जो बच्चे हैं इनका कुपोषण का शिकार ज़्यादा होता है। इसीलिए इनके लिए आंगनवाड़ी खोली गई हैं इनका खास देखभाल करने के लिए। देश के कुछ क्षेत्रों में जैसे कि आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य जहां गरीबी अधिक है, आदिवासी और सुदूर क्षेत्र, प्राकृतिक आपदाओं के बार बार प्रभावित होने वाले क्षेत्र आदि में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की संख्या अनुपात रूप से बहुत अधिक है। वास्तव में उत्तर प्रदेश, पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हिस्से, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ भागों में खाद्य की दृष्टि से असुरक्षित लोगों की सर्वाधिक संख्या है। इन राज्यों में जो कि बहुत ज़्यादा एक गरीबी लेवल में लोग हैं। भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है। जो भुखमरी खाद्य की दृष्टि से असुरक्षा को इंगित करने वाला एक दूसरा पहलू है, क्योंकि एक तो झगड़े लड़ाई से लोग असुरक्षित रहते हैं, दूसरा खाद्य असुरक्षा से असुरक्षित रहते हैं। भुखमरी गरीबी की एक अभिव्यक्ति मात्र नहीं है, यह गरीबी लाती है। इस तरह खाद्य की दृष्टि से सुरक्षित होने से वर्तमान में भुखमरी समाप्त हो जाती है और भविष्य में भूखमरी का खतरा कम हो जाता है। भुखमरी के दीर्घकालिक और मौसमी आयाम होते हैं। दीर्घकालिक भुखमरी मात्रा एवं या गुणवत्ता के आधार पर अपर्याप्त आहार ग्रहण करने के कारण होती है। जो भुखमरी है वो अपर्याप्त आहार या फिर लिमिटेड आहार ग्रहण करने से ही होती है। गरीब लोग अपनी अत्यंत निम्न आय और जीवित रहने के लिए खाद्य पदार्थ खरीदने में अक्षमता के कारण दैनिक भुखमरी से ग्रस्त होते हैं। और मौसमी भुखमरी फसल उपजाने और काटने के चक्र से संबंध है। जो यहाँ पे है मौसमी भुखमरी क्या है, फसल उपजाने और उसका काटने के चक्र से है।
यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि क्रियाओं की मौसमी प्रकृति के कारण तथा नगरीय क्षेत्रों में अनियमित श्रम के कारण होती है। जैसे बरसात के मौसम में अनियमित निर्माण श्रम को कम काम रहता है। कह रहे हैं कि जब बारिश होने लगती है तो निर्माण कार्य सब बंद हो जाते हैं और काम कम हो जाता है, जिससे मजदूरों को घर बैठना पड़ता है। इस तरह की भुखमरी तब होती है जब कोई व्यक्ति पूरे वर्ष काम पाने में अक्षम रहा हो और उसे पूरे साल काम ना मिला हो। भुखमरी के प्रकार यहाँ पे देखो, भुखमरी दिया हुआ है मौसमी और दीर्घकालिक, ग्रामीण और शहरी दोनों का ही ग्राफ इसमें दिया गया है, मतलब कितना कितना है। 1983 में 16.2% और दीर्घकालिक में 2.3। उसके बाद 93 से 94 में 4.2 और 0.9 दीर्घकालिक। 1999 से 2000 तक 2.6 और 0.7, मतलब घटती जा रही है भुखमरी। 83 में 5.6 यहाँ और 0.8। 93 और 94 में 1.1 और 0.5 होगी। 1999 से 2000 में 0.6 और 0.3। तो शहर में हर एक चीज़ के लिए सुविधाएं देखी जाती है, उन्हें सुविधा दी जाती है। स्वतंत्रता के बाद खदानों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य रहा है। स्वतंत्रता के पश्चात भारतीय नीति निर्माताओं ने खदानों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के सभी उपाय किए। भारत में कृषि में एक नई रणनीति अपनाई जिसकी परिणति हरित क्रांति में हुई, विशेषकर गेहूं और चावल के उत्पादन। जो हरित क्रांति अपनाई गई उसमें गेहूं और चावल को ज़्यादातर बढ़ावा दिया गया था उस टाइम में, और ताकि अच्छे से अच्छा खेती, जो बंजर भूमियाँ हैं उनको बंजर सुधारा जाए, और जैसे जो फालतू भूमियाँ पड़ी हैं उनको बोया जाए, उनको इम्प्रूव किया जाए, उपजाऊ बनाया जाए, जिससे अच्छी किस्म की फसलें बोई जाए, बीज लाया जाए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो, जिससे भोजन की कमियां दूर हो पाए। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जुलाई 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक एक विशेष डाक टिकट जारी कर कृषि के क्षेत्र में हरित क्रांति की प्रभावशाली प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज किया था। तो ये अंडरलाइन कर लेना यहाँ तक कि इंदिरा गांधी ने 1968 में गेहूं क्रांति शुरू की थी, डाक टिकट शुरू किया था गेहूं क्रांति से। गेहूं की सफलता के बाद चावल के क्षेत्र में इस सफलता की पुनरावृत्ति हुई। अब गेहूं के बाद जब चावल क्षेत्र में भी बहुत अधिक सफलता मिली। बहरहाल अनाज की उपज में वृद्धि समानुपातिक नहीं थी, मतलब जैसा चाहिए था वैसी नहीं थी, समानुपात नहीं थी। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई, जो कि 44.101 और 30.21 करोड़ टन क्रमशः रही। 2015-16 में वर्ष में रही थी, और वर्ष 2015-16 में कुल अनाजों का उत्पादन 252.22 करोड़ टन है। वर्ष 2016-17 में कुल अनाजों का उत्पादन 275.68 करोड़ टन था। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 26.87 और 17.69 टन क्रमशः रहा। 2015-16 में दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश में चावल के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जो कि 15.75 एवं 12.51 करोड़ टन क्रमशः 2015-16 में है। तो पश्चिम बंगाल और भारत में उत्तर प्रदेश में चावल की तुलना की गई है, वहाँ कितनी ज़्यादा थी, और यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में देखा गया है। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग है भारत में खाद्य सुरक्षा। अच्छा, हम अगले पार्ट में ये वीडियो बनाएंगे, सेकंड पार्ट वीडियो में इस चैप्टर की। बाकी यहाँ तक जो अभी तक हमने पढ़ा है, स्वतंत्रता के बाद खाद्यान्नों में आत्मनिर्भर होना भारत का लक्ष्य, ये इस वीडियो की लास्ट हेडिंग है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में इस चैप्टर के सेकंड पार्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।